जय हिंद साथियों, वंदे मातरम। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अभिनंदन एकेडमी में, जिसमें हम आर्मी जीडी का सेट लगा रहे हैं और ये रहेगा सेट नंबर चौथा, जिसके 3 सेट हमने कंप्लीट कर लिए हैं। चौथे सेट का फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया गया है, देखते हैं पहले क्वेश्चन से। क्या दिया है, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व स्वास्थ्य दिवस की अगर हम बात करें तो विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है 7 अप्रैल को। कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को। ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल इसका सही आंसर होगा। थोड़ा हम यहाँ पे विश्व स्वास्थ्य दिवस आया है तो हम थोड़ा WHO के बारे में समझते हैं। WHO क्या होता है, इसी से रिलेटेड है। क्या है ये? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। और अगर इसकी हम बात करें स्थापना की, तो ये इस्टेब्लिश हुआ था कब? इस्टेब्लिश हुआ था ये 1948 में। कब हुआ था? 1948 में। इसके बाद अगर हम बात करें इसका हेडक्वार्टर की, तो इसका जो हेडक्वार्टर है यह है जेनेवा में। कहाँ पे है? जेनेवा, जो कि स्विट्ज़रलैंड का एक शहर है। जेनेवा में क्या है? इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट, असहयोग आंदोलन किस वर्ष में गांधी जी द्वारा शुरू किया गया था? कौन सा आंदोलन? असहयोग आंदोलन। तो अगर हम बात करें असहयोग आंदोलन की, तो ये 1920 में हुआ था। और जलियांवाला बाग की अगर हम बात करें तो 1919 है। इस क्वेश्चन का असहयोग आंदोलन कब हुआ था? ये गांधी जी के नेतृत्व में 1920 में। और ये कौन सा था? जलियांवाला बाग आंदोलन की अगर डेट बताए तो क्या हो जाएगा? 1919 सन में। और 1922 में था चोरा चोरी कांड वाला। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कयक निम्न में से किससे संबंधित है? क्या पूछा गया हमसे? कयक निम्न में से किससे संबंधित है? कयक के बारे में बताना है। तो अगर हम कयक की बात करें तो ये एक प्रकार की नाव है। जो पहले नाव होती थी जिसमें एक व्यक्ति बैठ सकता था, तो ये कयक जो है एक नाव का प्रकार है। तो क्या आ जाएगा इसका करेक्ट आंसर? नाव। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास? क्वेश्चन नंबर चौथा, नासिक किस नदी के तट पर स्थित है? नासिक जो है कौन सी नदी के किनारे पर स्थित है? कौन सी नदी के तट पर स्थित है? तो वो नदी है गोदावरी। कौन सी नदी है? गोदावरी। गोदावरी के तट पर नासिक स्थित है। भारत का एकमात्र जल प्रशिक्षण जहाज कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर है INS तरंगनी। क्या हो जाएगा? INS तरंगनी। विश्व की सबसे लंबी नदी अमेजन कहाँ पे स्थित है? ये है अमेजन नदी की अगर हम बात करें तो ये दक्षिण अमेरिका में आती है। दक्षिण अमेरिका में जो महाद्वीप है, दक्षिण अमेरिका जो महाद्वीप है, जिसमें कौन सा? ब्राज़ील देश है जिससे निकलती है ये, जिसका नाम क्या है नदी का? अमेजन नदी। कौन सा दस्तावेज भारत की आधिकारिक भाषाओं का विवरण रखता है? कौन सा दस्तावेज भारत की आधिकारिक भाषाओं का विवरण रखता है? तो ये अगर हम बात करें 8वीं अनुसूची, ये किससे संबंधित है? भाषा से। जिसमें हमारे संविधान में कितनी भाषाएं सम्मिलित है? टोटल 8वीं अनुसूची में जिनको रखा है 22 भाषा है। और अगर हम बात करें अनुच्छेद, तो शुरुआत में इसमें थे कितने अनुच्छेद? 395, जो कि अब वर्तमान में कितने हैं? 470। और टोटल भाग कितने हैं वर्तमान में? अब इसके कितने भागों में विभाजित किया है? वर्तमान में है कितने? 25। और अनुसूचियाँ कितनी हैं? 22 अनुसूचियाँ। तो उसमें जो भाषा का विवरण है, भाषा की जानकारी है, वो कौन सी अनुसूची? ये 22 भाषा है और अनुसूची टोटल है कितनी? 12 अनुसूची है वर्तमान में।
12 अनुसूची है संविधान में, 25 भाग है और अनुच्छेद कितने हैं 470। और इसमें 12 अनुसूची है, उसमें से जो 8वीं अनुसूची है उसमें भाषा का विवरण है, कितनी भाषाओं का, 22 भाषा का। ठीक है, तो आपको कमेंट्स में सर्च करके ये 22 भाषाओं का नाम लिखना है, कौन कौन सी भाषा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित है। बुलंद दरवाजा, बुलंद दरवाजा की अगर हम बात करें तो ये स्थित है फतेहपुर सीकरी में। कहाँ पे स्थित है, फतेहपुर सीकरी में। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। और ये जो भी कहाँ आता है, लखनऊ में। कहाँ आता है, उत्तर प्रदेश के में आता है। और इसकी अगर हम बात करें कि ये बुलंद दरवाजा जो है किसने बनवाया था, तो ये बनवाया था अकबर ने। मुगल जो सम्राट था अकबर, इसने इसको बनवाया था बुलंद दरवाजे को। और अगर हम बात करें इसकी कि इसने क्यों बनवाया था, तो इसने गुजरात पे विजय प्राप्त की थी। गुजरात को हराने के पश्चात उसकी खुशी में बनाया था इसने बुलंद दरवाजा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, क्या भारतीय सेना में कमानों की संख्या कितनी है। तो भारतीय जो वायुसेना और थल सेना की अगर हम बात करें तो इनमें कमानों की संख्या कितनी कितनी है, 7 है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। तो अगर हम बात करें जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान की, ये उत्तराखंड में स्थित है, जिसकी राजधानी क्या है, देहरादून। तो रामनगर एक जगह है जिसके पास जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क स्थित है, जो कि एक अंग्रेज शासक था जिम कॉर्बेट। उसको पशुओं का, जानवरों का बहुत ज़्यादा शौक था, बिल्कुल निडर व्यक्ति था। उसने उसी के नाम पर एक क्या बनाया था, राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क, जिसका नाम क्या रखा था, जिम कॉर्बेट, जो कि कहाँ स्थित है, हमारे भारत का एक राज्य उत्तराखंड, और उत्तराखंड की राजधानी क्या है, देहरादून में। देहरादून। सऊदी अरब की मुद्रा क्या है। सऊदी अरब की मुद्रा क्या है, इसकी हमें मुद्रा बतानी है। तो सऊदी अरब की अगर हम मुद्रा की बात करें तो ये क्या है, रियाल। रियाल इसकी मुद्रा है, करेंसी। सऊदी अरब की मुद्रा क्या है, रियाल। स्वतंत्र भारत की पहली महिला गवर्नर थी, तो कौन थी ये स्वतंत्र भारत की पहली महिला गवर्नर की अगर हम बात करें तो स्वतंत्र भारत की पहली महिला गवर्नर थी सरोजनी नायडू, जिसको एक और नाम से जाना जाता है, स्वर कोकिला के नाम से इनको जाना जाता है, स्वर कोकिला। किन्हें जाना जाता है स्वर कोकिला के नाम से, सरोजनी नायडू को। कई बार ये क्वेश्चन एग्जामों में पूछा जा चुका है, तो ध्यान रखना है पहली गवर्नर भारत की कौन सी थी, सरोजनी नायडू। और अगर हम बात करें पहली भारतीय महिला प्रधानमंत्री तो वो थी श्रीमती इंदिरा गांधी, श्रीमती इंदिरा गांधी। और अगर हम बात करें राष्ट्रपति की, ये कौन थी, प्रधानमंत्री, पहली प्रधानमंत्री भारत की। और पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी, तो वो थी श्रीमती प्रतिभा पाटिल, प्रतिभा पाटिल। और पहली महिला आईपीएस की अगर बात करें तो वो कौन थी, किरण बेदी, पहली महिला आईपीएस। अब आपको कमेंट्स बॉक्स में लिखना है
पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? भारत की पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष का नाम आपको कमेंट्स बॉक्स में लिखना है, उसके नाम के सहित, कि भारत की पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी, उसका नाम लिखना है कमेंट्स में। गाइड पुस्तक के लेखक कौन है? एक पुस्तक है जिसका नाम क्या है? गाइड। इसके लेखक कौन है, रचयिता कौन है, किसने लिखी है ये बुक? तो इसका करेक्ट आंसर होगा R.K. नारायण। R.K. नारायण ने लिखी है ये बुक। अगला क्वेश्चन है, सशस्त्र बल का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? तो ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है। जो सशस्त्र बल है जिसमें हमारी तीनों सेना आती है, वायु सेना, थल सेना, जल सेना, उनके जो कमांडर है वो हमारे भारत के राष्ट्रपति होते हैं। क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम, क्वेश्चन नंबर 15वां। पानीपत की पहली लड़ाई किनके बीच लड़ी गई थी? तो ये लड़ी गई थी जो मुगल सम्राट, जो मुगल शासक था, उसका पहला जो शासक था, क्या नाम? बाबर। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ी गई थी। 1526 में ये युद्ध हुआ था, तो इसमें बाबर जीता था। तो किनके बीच में हुई थी? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ाई है। आपको सेकंड पानीपत की द्वितीय युद्ध और तृतीय युद्ध ये भी सर्च करना है ताकि आपको याद रहे। ये मलेरिया किसके कारण होता है? तो मलेरिया एक संक्रमण रोग है, जो कि एक मच्छर है जिसके कारण प्रोटोजोआ। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन बी करेक्ट होगा, प्रोटोजोआ के कारण। बांझ विरोधी विटामिन का नाम बताइए। तो बांझ विरोधी विटामिन जो है वो क्या आएगा? विटामिन ई। इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर होगा विटामिन ई। अब इनके बारे में, विटामिन के बारे में डिटेल में आपको पढ़ना है। क्या है? इनसे एक क्वेश्चन बनता है, फिक्स है। विटामिन ए जो होता है, इसके कारण कौन सा रोग होता है? विटामिन ए। विटामिन ए के कारण जो रोग होता है उसका नाम पूछा जाता है। तो क्या नाम है उसका? रतौंधी। और इसका नाम पूछा जाता है, साइंटिफिक इसका जो नाम है वो क्या है? तो वो याद रखना आपको, रेटिनाल। क्या है? रेटिनाल। विटामिन बी की अगर हम बात करें तो इसके कई प्रकार होते हैं, पर विटामिन बी का ध्यान रखना है, इससे रोग होता है बेरी। और इसका नाम है थायमिन। विटामिन सी की अगर हम बात करें, इससे होता है एक रोग स्कर्वी, और इसका नाम है एस्कार्बिक अम्ल। एस्कार्बिक अम्ल। फिर विटामिन डी। विटामिन डी से कौन सा रोग होता है? ये सब इनके बारे में आपको, विटामिन के बारे में, विटामिन डी के बारे में, इनका नाम क्या है, ये आपको क्लास में, ऑफलाइन क्लास में करवा दिया गया है। तो सब आपको याद करना है, ठीक है, क्योंकि एक क्वेश्चन इनसे बनता है। अभी क्वेश्चन क्या आया था हमारा? बांझ विरोधी विटामिन, ध्यान रखना कौन सा हो जाएगा? विटामिन ई। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, कार्य बल और विस्थापन के बीच क्या संबंध है? यह भी मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया है। बल के बारे में, बल का एक फार्मूला लिखवाया, देखो उसी से डायरेक्ट एक रिलेशन पूछ लिया है कि इनमें क्या रिलेशन है, कौन सा फार्मूला बनता है। तो कार्य होता है क्या? W।
वर्क, क्या पूछा है हमसे, कार्य, बल और विस्थापन। तो इनमें रिलेशन पूछा है, एक फार्मूला होता है कार्य बराबर फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो ये एक रिलेशन होता है, वर्क बराबर क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। बल गुणित विस्थापन होता है किसके बराबर, कार्य के बराबर। और ध्यान रखना कार्य एक अदिश राशि है, कार्य कैसी राशि है, एक अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटीज है ये। और फोर्स की अगर बात करें तो सदिश राशि है, विस्थापन की भी अगर बात करें तो सदिश राशि है, परंतु जो कार्य होता है वो एक अदिश राशि है। तो कौन सा रिलेशन सही है इसमें, ऑप्शन फर्स्ट ही इसका करेक्ट आंसर है। W बराबर वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, कार्य बराबर बल गुणित विस्थापन। मात्रक की अगर बात करें हम कार्य के, कार्य का मात्रक क्या होता है, कार्य का मात्रक होता है जूल, एसआई पद्धति में जूल होता है, और सीजीएस पद्धति में कार्य का मात्रक होता है अर्ग। और 1 जूल बराबर रिलेशन याद रखना है 10 की घात 7 अर्ग होता है 1 जूल बराबर। बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है, एसआई पद्धति में न्यूटन और सीजीएस पद्धति में क्या होता है, डायन। और 1 न्यूटन इक्वल टू क्या होता है, 1 न्यूटन इक्वल टू होता है 10 की घात 5 डायन, ये याद रखना है आपको। और विस्थापन जो है एक प्रकार की दूरी है, सदिश राशि है, तो इसको मीटर से मापते हैं। तो विस्थापन का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। अगर हमसे कार्य का मात्रक पूछे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका मात्रक जूल एसआई पद्धति में, और सीजीएस पद्धति में क्या होता है, अर्ग। और 1 जूल बराबर 10 की घात 7 अर्ग। ठीक है, अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, कौन सा रसायन पौधों से प्राप्त होता है। तो ये जो कुनेन नाम का रसायन है ये पौधों से प्राप्त होता है। ऑप्शन फर्स्ट इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं अब हम, सिस्मोग्राफ से क्या मापा जाता है। तो सिस्मोग्राफ से मापा जाता है भूकंप की तीव्रता। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 21वां। पहले आप इसको सोल्व करें, आंसर निकालें क्या आएगा। कौन सी गैस सोडा को तैयार करने में प्रयोग की जाती है। कौन सी गैस सोडा को तैयार करने में प्रयोग की जाती है। तो अगर इसकी हम बात करें तो ये आएगी कार्बन डाइऑक्साइड। क्या आ जाएगा इसका आंसर, कार्बन डाइऑक्साइड, जिसका फार्मूला होता है CO2। और भी इसके जो सोडा बॉटल होता है, पेप्सी, कोको कोला, थम्स अप, उनको आप खोलते हो तो एक जो उसमें ऊपर आता है वो उबाल उठता है, वो सब क्या है, इसी के कारण है ना, CO2 के कारण। और इसका उपयोग आग बुझाने में भी किया जाता है। कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, आग बुझाने में कौन सी गैस का उपयोग किया जाता है। तो क्या आ जाएगा, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, याद रखना है। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, इनमें से कौन एक अदिश राशि है। ये यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है थोड़ी इसमें, ये पबल नहीं बल है बस, ठीक है, ऑप्शन में। तो इनमें से कौन सी एक अदिश राशि है। 2 प्रकार की राशि होती है। हमने पढ़ा है भौतिक राशि के बारे में। भौतिक राशि किसे कहते हैं, भौतिक राशियाँ। तो भौतिक राशियाँ वे राशियाँ जिनका मापन किया जा सकता है, भौतिक राशियाँ कहलाती हैं। और भौतिक राशि को भी फिर 2 भाग में बांट देते हैं, एक तो सदिश और अदिश। सदिश राशि किसे कहेंगे हम, और अदिश राशि किसे कहेंगे, इनको समझेंगे। सदिश राशियां वे राशियां होती है जिनमें दिशा और परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है, मतलब उसका परिमाण भी और उसकी एक दिशा भी होनी चाहिए। और अदिश राशि की अगर बात करें तो
जिसमें केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, अदिश राशि कहलाती है। तो हम कौन कौन सी राशि को सदिश राशि में लिखते हैं? विस्थापन, इसके बाद में वेग, बल और त्वरण, संवेग, आवेग, बलाघूर्ण, बलाघूर्ण के बाद अगर हम बात करें तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इत्यादि, ये सभी किसमें आएंगे? सदिश राशि में। और अगर अदिश राशि की हम बात करें, ये वेक्टर क्वांटिटीज है, वेक्टर क्वांटिटीज, और ये स्केलर क्वांटिटीज। तो इसकी अगर हम बात करें तो इसमें क्या क्या आ जाती है? दूरी, चाल, कार्य, क्षेत्रफल, आयतन, विद्युत धारा, और इसके बाद में विद्युत धारा के बाद अगर हम देखें विभव, ये सब किस में आ जाएगी? अदिश राशि में। गति, तो इसमें क्या आ जाएगा? ये जो गति है ये किस में आ जाएगी? अदिश राशि में। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। और भौतिक राशियों को दो भाग में बांटते हैं हम, कौन कौन सी? मूल राशि और व्युत्पन्न राशि। मूल राशि किसे कहते हैं? जो स्वतंत्र होती है। और फिर व्युत्पन्न राशि कौन सी होती है? व्युत्पन्न राशि वो होती है जो स्वतंत्र राशि पर निर्भर रहती है। मूल राशियों की संख्या 7 होती है, उनके मूल मात्रक भी कितने होते हैं? 7। एसआई पद्धति में सीजीए 7 मूल मात्रक होते हैं वो। तो हमने मापन की पद्धतियाँ पढ़ी है 4, ये सब कुछ डिटेल में पढ़ाया है। तो अगर वो आप सब अच्छे से पढ़ते हैं तो क्वेश्चन कैसा भी बनेगा आप उसको कर पाओगे। ठीक है, अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास। हीमोग्लोबिन का मुख्य घटक क्या है? हीमोग्लोबिन का मुख्य घटक, अगर हीमोग्लोबिन की बात करें हम, तो आप आयरन खाते हो हीमोग्लोबिन को बढ़ाने के लिए, तो ये लौह तत्व। हीमोग्लोबिन का मुख्य घटक क्या है? लौह। ऑप्शन बी करेक्ट है, लोहा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? एक जीव की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई को क्या कहते हैं? तो ये बायोलॉजी का क्वेश्चन है। जो कार्यात्मक इकाई है, संरचनात्मक इकाई हमारी, वो है कोशिका। क्या है? कोशिका, जिसको सेल्स बोला जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर में रक्त किसमें शुद्ध होता है? तो ये क्वेश्चन भी हमारा रिपीट हुआ है सेट में, पिछले सेट में आया था ये। तो बताइए आप किस में होता है? गुर्दा, किडनी में। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। किन गैसों की उपस्थिति के कारण अम्ल वर्षा होती है? तो ये दो गैस है शुरुआत वाली, नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर ऑक्साइड, NO2 और SO2। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत प्रवाह किसमें मापा जाता है? तो विद्युत धारा का जो मात्रक हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था? अमीटर। अब यहाँ पे पूछा है विद्युत प्रवाह किसमें मापा जाता है? वोल्ट मीटर से विभव मापा जाता है, विभव मापी होता है वोल्ट मीटर। अब बात करें हम इसकी अमीटर की, तो अमीटर से क्या मापा जाता है? विद्युत प्रवाह। क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? ऑप्शन बी, अमीटर। प्राथमिक रंग है, प्राथमिक रंग में कौन कौन से रंग आते हैं इनमें से? तो ध्यान रखना है, प्राथमिक रंग ये तीनों रंग है, लाल, नीला और हरा, ये याद रखना है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। प्राथमिक रंग कौन कौन से? लाल, नीला और हरा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं अब हम, क्या है अगला क्वेश्चन हमारे पास। निम्न में से कौन सा अंग कहलाता है कोशिका का विद्युत ग्रह कहलाता है। निम्न में से कौन सा अंग है जो कोशिका का विद्युत ग्रह कहलाता है। तो यह आपने पढ़ा होगा साइंस में, क्या आएगा, कोशिका का विद्युत ग्रह जो कहलाता है यह कहलाता है माइटोकॉन्ड्रिया। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है, माइटोकॉन्ड्रिया। निम्न में से कौन मानव शरीर के समन्वय गतिविधियों को नियंत्रित करता है। तो मानव के समन्वय गतिविधियों को नियंत्रित करते हैं हमारे हार्मोन्स। तो क्या आ जाएगा, हार्मोन। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है इसका। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 31वां देखें आप। हवा में कितने प्रतिशत कार्बन डाइऑक्साइड होती है। हवा में कितने प्रतिशत कार्बन डाइऑक्साइड होती है। तो हम बात करें इसमें अगर गैसों के विवरण की, तो गैसों के विवरण हमारे वायुमंडल में जो है ये कितने 78% गैस पाई जाती है। कौन सी, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन। और 21%, 100% में से 21% है ऑक्सीजन। और बाकी इनको अगर हम ऐड कर दें तो कितने हो गए ये 99%। अब बचे 1%। 1% में बाकी सब जितनी भी गैस है, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड सभी आ जाती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड की हमसे किसकी मात्रा पूछी है इसमें, कार्बन डाइऑक्साइड की। तो ये याद रखना है आपको 0.04% होती है। कितनी, 0.04%। नाइट्रोजन पूछे तो 78%, ऑक्सीजन पूछे तो 21%। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं अब। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। अगर गुणसूत्रों की संख्या की पूछे तो ये होगी कितनी, 46। और अगर जोड़े की पूछे तो ये होगी कितनी, 23 जोड़ी। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर होना है, 46। अगला क्वेश्चन, मनुष्य में मांसपेशियों की संख्या कितनी होती है। तो मनुष्य में अगर हम मांसपेशियों की संख्या की बात करें तो ये होती है 639, जो कि आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, किडनी की मौलिक इकाई क्या कहलाती है। जो किडनी है, हमारा गुर्दा है, उसकी जो मौलिक इकाई, उसकी जो संरचना है वो क्या कहलाती है। तो ये आपने 10th क्लास में भी पढ़ा होगा। एक क्वेश्चन क्या होगा, उसका जो डायग्राम हम बनाते हैं वो संरचना पूरी क्या कहलाती है, नेफ्रॉन। क्या कहलाती है, नेफ्रॉन। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35वां, जो कि हमारा जीके और जनरल साइंस का लास्ट क्वेश्चन है, फिर मैथ से रीजनिंग स्टार्ट होगा। कौन सा जीवाणु दूध को दही में परिवर्तित करता है। तो दूध से दही की अगर हम बात करें, दूध में कौन सा ये पाया जाता है जीवाणु, तो उसके लिए आपको याद रखना है ये एक नाम जो ला से स्टार्ट होगा, लैक्टोबैसिलस। ये बिल्कुल सही आंसर होगा, ऑप्शन सी। तो अब देखते हैं हम इसके मैथ्स के क्वेश्चन, मैथ्स रीजनिंग के। क्या दिया गया है, 12 और 30 का तीसरा अनुपात और 9 और 25 के मध्य अनुपातिक का अनुपात कितना है। तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन दिया है ये। मतलब क्या करना है, 12 और 30 का तो तृतीयानुपाती निकालना है, और इसके बाद 9 और 25 का मध्यानुपाती निकालना है, और फिर उन दोनों के बीच में अनुपात ज्ञात करना है। तो मैंने आपको बताया था तीसरा अनुपात निकालना, दूसरी संख्या का वर्ग करते हैं, मतलब 30 का वर्ग करेंगे, 30 × 30 लिखेंगे और बटे में पहली संख्या लिखते हैं। ये आपको समझाया गया था। ये आ गया तृतीयानुपाती, सोल्व कर लेंगे तो। और मध्यानुपाती निकालने के लिए दोनों संख्याओं को रूट में लिख देंगे a × b।
तो ये हो गया मध्यानुपाती। अब इनका जो मान आए उनके बीच में फिर हमें अनुपात ज्ञात करना है। तो सोल्व करेंगे, पहले 6 से काटते हैं, 6 दूनी 12 और ये 6 पंज 30 और ये कट जाएगा 15 बार में, और 15 5 कितना हो जाएगा 75। वैसे 9 25 नंबर कितना हो जाएगा 225, और 225 का अगर हम वर्गमूल निकाले तो कितना आ जाएगा 15, या फिर 9 का 3 निकाल देंगे, 25 का 5, 5 3 15 हो जाएगा। अब इसको रेशियो में बदलेंगे तो 15 एकम 15, 15 5 75, 5:1 इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन बी हमें दिया गया है। समझ में आ गया होगा आपको बेहतरीन तरीके से, मज़े आ रहे होंगे क्लास में। कमेंट्स में सभी को जितने भी वीडियो देख रहे हैं जय हिंद जरूर लिखना है। जय हिंद वंदे मातरम तो कमेंट्स में लिख ही देना है। यदि 36 पुरुष एक काम 25 घंटे में कर सकते हैं तो 15 पुरुष यहां काम कितने घंटे में कर पाएंगे? क्या दिया? यदि 36 पुरुष एक काम 25 घंटे में कर सकते हैं तो 15 पुरुष यह काम कितने घंटे में कर पाएंगे? तो टाइम एंड वर्क का ये पोर्शन है, ये सवाल है। टाइम एंड वर्क में एक फार्मूला आपको याद रखना, इस टाइप का सवाल आता है एक एग्जाम में। तो इसके लिए M1 मतलब व्यक्तियों की संख्या पहले ग्रुप में, इंटू D1 मतलब दिन जो देंगे, इंटू में आवर जो आपको समय देंगे कि कितने इतने व्यक्ति इतने दिन में इतने घंटे काम करे तो इतना काम हो जाएगा, बटे में रखेंगे हम काम W1। या फिर अगर हमें उसके लिए जो पैसे दे कि इतने पैसे वो मिलते हैं उनको काम के, तो वो भी बटे में रखेंगे अपन, या तो काम या जो अमाउंट देंगे, ठीक है। बराबर सेम यही दूसरा ग्रुप में 2 ग्रुप दे के रखेंगे। दूसरे ग्रुप का व्यक्ति उसका जो समय कितने दिन और H2 आवर W2 A2। अब जो हमें दिया है वो रख देंगे, बाकी डाटा को छोड़ देंगे। जैसे 36 पुरुष दिया है तो M1 की जगह पर रख देंगे 36। कितने घंटे? अब दिन नहीं दिया है तो छोड़ दो उसको। 25 घंटे में एक काम कर सकते हैं, एक काम दिया है, और फिर 15 पुरुष यहाँ काम, मतलब यही काम जो एक है इसको कितने करेंगे 15 पुरुष। कितने घंटे में पूछा है, कितने घंटे में, इस एज का मान पूछा है H2 का, बटे में 1। इसको सोल्व कर देंगे हम। 5 आम 25, 5 3 15, 3 से ये कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 12 पंज 60। तो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर 60। H2 का मान आ गया 60 घंटे। तो ये 15 व्यक्ति वो काम कितने घंटे में कर देंगे 60 घंटे में। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 38वां क्या दिया है हमें? पहले 7 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत है। पहली जो 7 प्राकृतिक संख्या है उनके वर्गों का औसत। देखते हैं इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे सोल्व। पहली 7 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत। तो प्राकृत संख्या कौन सी होती है? 1 से स्टार्ट होती है। 1 2 3 4 5 6 7 इनका पूछा हमसे वर्गों का औसत। तो पहले तो वर्ग करेंगे और फिर उनका योग करेंगे और जितनी संख्या उनसे भाग देंगे तो औसत आ जाएगा। औसत क्या होता है? जितनी भी संख्या सबको जोड़ के भाग दे देते, पर हमसे वर्गों का योग पूछा है। वर्ग मतलब इनका स्क्वायर करना है सभी का। तो 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग करेंगे, प्लस 3 का वर्ग करेंगे, प्लस 4 का वर्ग करेंगे, प्लस 5 का वर्ग करेंगे, प्लस 6 का वर्ग, प्लस 7 का वर्ग। इनके वर्गों का योग करेंगे। अब इसका योग करने के लिए या तो आप इनके वर्ग करके इन सबको जोड़ दो, या फिर वर्गों के योग के लिए एक फार्मूला होता है, ये वाला फार्मूला आप नोट कर सकते हो। 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग, ऐसे डैश 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 n का वर्ग। n का मतलब जितनी इसमें संख्या, जैसे यहाँ पे 7 है ये, तो इसके योग के लिए एक फार्मूला होता है n, फिर होता है n प्लस 1 और इंटू में 2n प्लस 1 बटे में 6, ये फार्मूला होता है। तो इसमें हम n का मान रखेंगे कितना 7, और n प्लस 1 मतलब कितना 8, और इंटू में ये कितना हो जाएगा
7 रखेंगे यहाँ पे तो 7 दूनी 14 और 1 15, बटे में क्या है 6, काटेंगे इसको 3 दूनी 6, 3 5 15 और ये 2 चुक 8, कितना हो जाएगा 5 चुक 20, 20 7, 20 का गुना 7 में कर देंगे 140, ये योग आ जाएगा 140। आप डायरेक्ट इनको वर्ग करके भी जोड़ सकते हैं, 1 का वर्ग 1 आएगा, 2 का 4 आएगा, 3 का 9 आएगा, 4 का 16 आएगा, 5 का 25 आएगा, इसका 36 आएगा और इसका 49 आएगा। इन सबको जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा 140। हमें बताना था औसत। अब औसत निकालने के लिए जितनी संख्या उससे भाग दे देते हैं योग को। 140 को डिवाइड कर देंगे, टोटल 7 संख्या है 7 से, तो 7 दूनी 14, क्या आ गया 20, तो इसका औसत क्या हो जाएगा 20, जो कि हमें ऑप्शन बी दिया गया है, बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। हाँ, ये सवाल दिया है सिंप्लीफिकेशन का, बहुत आसान सवाल है। देखते हैं इसको कैसे करेंगे हम। देखो, एक फार्मूला होता है, ये वाला फार्मूला कभी इस तरह से आए, a का क्यूब माइनस b का क्यूब और बटे में a का वर्ग प्लस a इंटू बी प्लस b का वर्ग। इस रूप में अगर संख्या दिखे तो वहां पे आपको कुछ नहीं करना है, बस a माइनस b करना है। और दूसरा एक ऐसा, अगर यहाँ पे प्लस हो ऊपर, a का क्यूब प्लस b का क्यूब बटे में क्या हो a का स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर, तो इसमें कुछ नहीं करना है, a प्लस बी करना है। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो ये जो यहाँ पे 343 गुने 343 गुने 343, इनकी घात जोड़ेगी, मतलब 343 का क्यूब है। ठीक है, और बीच में क्या है माइनस, और फिर ये 113 का क्यूब हो जाएगा इधर। ठीक है, तो ये सब बन गया ऊपर और नीचे भी यही बन रहा है। देखो, ये 2 बार लिखा है a का स्क्वायर और फिर ये a इंटू बी, दोनों का गुणनफल इसका और इसका, और प्लस b का स्क्वायर, फिर ये 113 इंटू 113। तो सिर्फ आपको करना क्या है इस सवाल में, अब 343 लिखना, a माइनस बी करना है। 343 a का मान है, b का मान 113। ये घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, 3 में से 3 गया 0, 4 में से 1 गया 3 और 3 में से 1 गया कितना 2, तो 230 इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा, जो कि हमें ऑप्शन सी में दिया गया है। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। इस टाइप से जो भी सवाल आपको नए देखने को मिले तो वो फार्मूले नोट कर लिया करना। अब अगर जब भी आपको यहाँ पे प्लस मिल जाए, यहाँ पे प्लस हो जाएगा और यहाँ पे अगर माइनस हो जाए, कहाँ पे, यहाँ पे, तो उस कंडीशन में आप क्या करोगे, इनको जोड़ दोगे बस। 113 और 343 को जोड़ के प्लस करके आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास। अड़सठ 0621 में कौन सी सबसे छोटी संख्या जोड़ी जाए कि इसका योग एक पूर्ण वर्ग संख्या हो जाए। पूर्ण वर्ग संख्या मतलब वो एक परफेक्ट स्क्वायर बन जानी चाहिए। जैसे मैं आपको 21 दे दूं, यहाँ पे एक संख्या दे दी 21 में ऑप्शन दे दूं 3 2 4 5, इनमें कौन सी संख्या मैं जोड़ूं इसमें कि ये एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो देखो, अगर हम 4 जोड़ें तो 4 प्लस करने पे क्या बन जाएगा, ये 25 बन जाएगा, जो कि एक पूर्ण वर्ग संख्या है। इसका वर्गमूल 5 आ जाएगा। बाकी 3 जोड़ेंगे तो 24 किसी संख्या का वर्ग नहीं है, 2 जोड़ेंगे तो 23 भी नहीं है, 5 जोड़ेंगे तो 26 भी नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4। तो इसी टाइप का ये क्वेश्चन है कि इसमें हम कौन सी संख्या एक जोड़ें कि ये एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो इसको हम देखते हैं, पहला ऑप्शन लेते हैं, इसमें 4 जोड़ के अगर इसमें हम क्या प्लस कर दें 4, तो ये क्या बन जाएगा, 680625 बन जाएगा, जो कि एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। तो ऑप्शन फर्स्ट ही इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट। ठीक है, अब इसको अगर चेक भी करना है हमें तो इसका वर्गमूल निकाल के देखेंगे इस तरह से, तो कंप्लीट इधर जो पेयर बनते हैं वो पेयर कंप्लीट 2-2 के बन जाने चाहिए। आपको चेक करना है ये इसके बाद। तो यही क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। और अगर समझ में नहीं आया है तो कमेंट्स में जरूर लिखना है, अलग से मैं ये समझा दूंगा आपको। 10 वर्षों में
ए की आयु बी की 10 वर्ष पूर्व की आयु से दुगनी होगी अगर ए अभी बी से 9 वर्ष बड़ा है तो बी की वर्तमान आयु क्या है। तो बिल्कुल सिंपल सवाल दिया है ये एज प्रॉब्लम का, पर यहाँ पे 2 इक्वेशन बनेगी, उनको बनाना सीखना है, आपको समझना है सवाल को। अच्छा सवाल है फिर भी थोड़ा। हमने ए की वर्तमान आयु मान लेते हैं क्या, ए की वर्तमान आयु x मान लेते हैं। ए की वर्तमान आयु क्या मान लिया हमने, x। बी की 10 वर्ष पूर्व की आयु से, और बी की क्या मान लेते हैं, बी की वर्तमान आयु मान लेते हैं y। बी की वर्तमान आयु ठीक है। अब क्या बोला, ए की आयु बी की 10 वर्ष में, मतलब 10 वर्ष बाद ए की आयु, तो 10 वर्ष बाद ए कितने का होगा, x प्लस 10 का, ठीक है। 10 वर्ष में ए की आयु बी की 10 वर्ष पूर्व की आयु से, जो बी की 10 वर्ष पूर्व की आयु है, मतलब y माइनस 10 से दोगुनी होगी, मतलब ये दोगुनी होगी तो इसमें 2 का गुना हमें करना पड़ेगा। तो यहाँ से एक इक्वेशन बनेगी, सोल्व करेंगे इसको, x प्लस 10, इसका गुना करेंगे 2y, माइनस का कितना हो जाएगा 20, ये 2y इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो x माइनस 2y, और 10 इधर आके क्या होगा माइनस, तो माइनस का 30 होगा। इसको समीकरण 1 नाम दे देंगे। फिर आगे क्या बोला, अगर अभी b से 9 वर्ष बड़ा है, मतलब अभी जो वर्तमान में x माइनस y दोनों की आयु का अंतर है वो कितना है 9, तो b की वर्तमान आयु क्या है, b की वर्तमान आयु क्या है। ये हमारे पास 2 समीकरण बन गई हैं। इन दोनों समीकरण को हम विलोपन प्रतिस्थापन कोई सी विधि से भी सोल्व कर सकते हैं। हमें y का मान निकालना है तो समीकरण 1 में से समीकरण 2 को डायरेक्ट हम घटा देंगे। 2y बराबर माइनस का 30 और ये x माइनस का y बराबर 9, घटाएंगे तो चिन्ह बदलेंगे, ये माइनस ये प्लस ये माइनस, तो ये हो जाएगा इधर माइनस प्लस कैंसिल, और ये माइनस का y बचेगा, और ये माइनस माइनस जुड़ जाएंगे, माइनस का 39 हो जाएगा 39, माइनस से माइनस कैंसिल, तो y बराबर कितना हो जाएगा 39। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा, बेहतरीन सवाल था, है ना। तो इस टाइप से आपको ये करना है। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, चेक करना है कौन सी जो संख्या है सबसे बड़ी संख्या है। देखते हैं इनमें से कौन सी संख्या सबसे बड़ी है। तो कंपैरिजन करना हमने सीखा था ये, इसको क्या लिखेंगे 2 की घात 1/2, इसको क्या लिखेंगे 3 की घात 1/3, और इसको लिखेंगे 4 की घात 1/4। एलसीएम 12 आएगा, 12 से गुना करेंगे। एलसीएम काय का लेना पड़ता है 2 3 4 का, ये 2 से कटेगा 6 बार में, ये 3 से कटेगा 4 बार में, ये 4 से कटेगा 12 3 बार में। 2 की घात 6 मतलब कितना हो जाएगा 64, और 3 की घात 4 मतलब 81, 4 की घात 3 मतलब 64। सबसे बड़ी बतानी थी तो ये है, क्योंकि ये दोनों तो बराबर है। तो कौन सी, क्यूब रूट 3, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 43 नंबर का जो क्वेश्चन रहेगा वो देखिए, आज के सेट में सारे क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं, अच्छे क्वेश्चन है सभी आर्मी के हिसाब से। बाकी अदर एग्ज़ाम की बात नहीं कर रहा हूं मैं, उनके लिए तो कुछ भी नहीं है, 0 लेवल है। एक परीक्षा में 80% छात्र अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए, गणित में 85% और 75% दोनों में। अगर 40 छात्र दोनों विषय में अनुत्तीर्ण हैं तो कुल छात्रों की संख्या बतानी है। तो ऐसे सवाल में जैसे 80% किस में, अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए, 85% गणित में उत्तीर्ण हुए, तो इन दोनों को जोड़ेंगे, 85 80 प्लस 85 को जोड़ेंगे
और जो दोनों में उत्तीर्ण हुए वो इसमें से घटाएंगे तो कुल उत्तीर्ण होने वाले की संख्या आएगी। 75% इसमें से घटाएंगे, कुल उत्तीर्ण होने वाले की संख्या आ जाएगी। ये कुल उत्तीर्ण कितने हुए उनकी संख्या आएगी प्रतिशत में, कुल उत्तीर्ण कितने प्रतिशत हुए, तो इनको जोड़ेंगे कितना आ जाएगा। यहाँ से घटा सकते हैं चाहे तो पहले ही, ये 75 इसमें से 85 में से घटाएंगे 10 बचेंगे और 10 इसमें प्लस करेंगे 90, तो 90% उत्तीर्ण हुए। हमसे पूछा है फेल वालों की संख्या, मतलब फेल दिए हैं, फेल कितने हुए 40 छात्र दोनों विषय में अनुत्तीर्ण हुए। तो अगर टोटल 100% होता है, 100% में से 90 क्या हुए पास, तो फेल कितने हुए, फेल होंगे 10%। कितना परसेंट, फेल जो होंगे 10%। तो हम मान लेते हैं टोटल संख्या जो है वो x, और x का 10% जो फेल हुए उनकी संख्या हमें दी कितनी 40। तो टोटल कितना हो जाएगा, ये 10% हटाएंगे बटे में 100 बराबर कितना 40, 0 से 0 कैंसिल, 10 का गुना इधर जाके हो जाएगा, कितना हो जाएगा 400 आंसर हो जाएगा। या फिर यहीं पे आप टोटल 100 मान लेते हैं तो 90 पास हुए, 90 100 का 90% निकालेंगे 90 आएगा, और 100 का 10% फेल हुए तो 10 आएगा। तो वो टोटल इस 10 की वैल्यू हमें दी थी 40, कितना गुना ये 4 गुना, 4 का गुना यहाँ पे कर देंगे 400 आ जाएगा। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी बात। इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे ही सोल्व करना है। कैसे करना है, जैसे हमें 80% अंग्रेजी में दिए थे उत्तीर्ण, और ये ध्यान रखना जैसे तीनों उत्तीर्ण वाले होने चाहिए, ये भी उत्तीर्ण और फिर ये गणित में ये भी उत्तीर्ण दिए थे और दोनों में उत्तीर्ण दिए थे। तो ये जो आएंगे इसमें यहाँ पे अपन ने इसको प्लस किया, फिर ये प्लस किया, फिर 75 दोनों वाले माइनस किए, तो ये टोटल उत्तीर्ण वाले आएंगे 90%। फिर बाकी टोटल अपने आप में 100% होते हैं, जो बचे 10% वो फेल वाले आएंगे, उनकी वैल्यू हमें दी थी तो हमने टोटल निकाल दिया। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा 400। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44वां क्या दिया है हमें, 6.46 का आंशिक रूप क्या है। 6.46 6.646 का आंशिक भिन्न, तो दशमलव हटाएंगे बटे में 100 लगाएंगे, तो यही क्या हो जाएगा। अब देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है, 646 बटे में 100, ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2/3, 8/9, 64/81, 10/27 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है, HCF ज्ञात करना है। तो ध्यान से समझे कैसे निकालते हैं HCF इनका। क्या दिया, 2/3 कोमा 8/9 कोमा 64/81 कोमा 10/27। अगर हमें ऐसे भिन्न दे और उनका HCF निकालना होता है तो ऊपर की संख्याओं का तो निकाला जाता है HCF और बटे की संख्याओं का निकाला जाता है LCM। तो देखते हैं HCF निकाल रहे हैं हम, तो HCF जब भी निकालते हैं भिन्न का तो ऊपर वाली संख्याओं का HCF और बटे वाली संख्याओं का क्या निकाला जाता है LCM। और जब इनका LCM निकालना होता है भिन्न का तो ऊपर वाली संख्याओं का LCM निकाला जाता है और बटे वाली संख्याओं का HCF निकाला जाता है, ये ध्यान रखना है। तो अब हमें HCF ज्ञात करना, मतलब महत्तम समापवर्तक HCF होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और LCM होता है लोवेस्ट कॉमन फैक्टर। तो ऊपर की संख्याओं का HCF वहाँ बड़ी से बड़ी संख्या होती है जिससे दी गई संख्या, मतलब जो दी गई संख्याओं से पूरी विभाजित हो जाए। तो यहाँ पे अगर हम बात करें इनका HCF क्या होगा, जिससे सब संख्याएं कटे, 2 भी कटनी चाहिए, तो 2 ही आ जाएगा क्योंकि 2 से 2 भी कटेगा, ये भी कटेगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, तो HCF तो हो जाएगा 2। और बटे की संख्याओं का निकालेंगे LCM। LCM क्या होता है, LCM वहाँ छोटी से छोटी संख्या जिससे, मतलब जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए। क्या होता है LCM, वहाँ छोटी से छोटी संख्या होती है जो दी गई संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाए। अब दी गई संख्या कौन सी, 81, 27, 9, 3, इन सबसे कटना चाहिए वो संख्या। तो अगर हम 81 को लें तो देखो 81 27 से भी कटेगा, 81 से भी कटेगा, 9 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, तो इनका LCM हो जाएगा 81। तो 2 बटे में 81 इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, जो कि ऑप्शन
बी दिया है। और अभी जिनको एलसीएम ये नहीं आया है कि कैसे निकालते हैं एलसीएम एचसीएफ, तो मैं एलसीएम एचसीएफ का एक टॉपिक कंप्लीट इस पे डालने वाला हूँ वीडियो, और ऑफलाइन क्लास में करवाने वाला हूँ। उसके बाद आप ये सारे क्वेश्चन कर पाओगे। अगला क्वेश्चन क्या दिया हमें, एक कार 108 किलोमीटर की गति से चल रही है, किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है, तो वहाँ 15 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी। अब दूरी बतानी है हमें मीटर में, और समय भी काय में दिया है, मीटर में, और हमें बतानी है दूरी, डिस्टेंस। डिस्टेंस इक्वल टू हम एक फार्मूला जानते हैं, दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर होता है चाल गुणित समय। चाल गुणित गुणे में क्या आता है, समय। अब हम बात करें चाल की, यहाँ पे ध्यान रखना रेशियो इनका सेम होना चाहिए। जैसे अगर ये सेकंड में है तो स्पीड भी मीटर पर सेकंड में होनी चाहिए। समय अगर हमारे पास सेकंड में है तो चाल मीटर पर सेकंड में होनी चाहिए, और अगर समय आवर में है तो उसको हम चाल को किलोमीटर पर आवर में चेंज करते हैं। अब ये चाल हमें जो दी है, क्या दी है, 108 किलोमीटर पर आवर। इसको हम चेंज करेंगे मीटर पर सेकंड में। मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से गुना करना पड़ता है, तो ये मीटर पर सेकंड में चेंज हो जाएगी। 18 5 90, 18 6 108, 6 5 30, तो कितने मीटर पर सेकंड हो गए, 30। इसका गुना यहाँ पे कर देंगे तो टोटल दूरी कितनी हो जाएगी, अब ये इनका मल्टीप्लाई कर देंगे, 15 या 45, 450 मीटर दूरी आ जाएगी, जो कि ऑप्शन सी दिया गया है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला ऑप्शन देखते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47वां देखें आप। किसी राशि पर प्रतिवर्ष 8% ब्याज की दर से 6 वर्ष के बाद साधारण ब्याज उस राशि का आधा है, तो वहां राशि क्या है। किसी राशि पर प्रतिवर्ष 8% ब्याज की दर से 6 वर्ष के बाद साधारण ब्याज उस राशि का आधा है। ठीक है, अगर हम मान लें कोई धन प्रिंसिपल हमने मान लिया जाए कितना है, x, और टाइम कितना है हमारे पास 6 वर्ष, और रेट क्या दी हमें, रेट हमें दी 8%, और जो SI दिया ना वो इस राशि का 6 वर्ष बाद कितना है, आधा है, x/2 है। तो वहाँ राशि हमें ज्ञात करनी है, मतलब x का मान ज्ञात करना है। अब हम एक फार्मूला जानते हैं, SI बराबर होता है बेटा P गुणित R गुणित T, और बटे में होता है 100। तो SI की जगह पे रख देंगे हम x/2, ठीक है, और इसके बाद P रख देंगे, P का मान x, R का मान रख देंगे कितना 8%, और टाइम कितना रख देंगे 6/100। अब इसको अगर हम सोल्व करें तो हमें x की वैल्यू ज्ञात करनी है, और x ही यहाँ पे क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है। तो इसका मतलब अब हम इसमें से ज्ञात क्या करेंगे, हमें x निकालना था प्रिंसिपल और वो ही कट गया, तो मतलब इस सवाल को हम सोल्व नहीं कर सकते। तो इसलिए इसका जो आंसर आएगा ऑप्शन डी करेक्ट होगा, अपर्याप्त जानकारी। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका आंसर, अपर्याप्त जानकारी, क्योंकि अब यहाँ पे x जिसकी वैल्यू ज्ञात करनी वही अगर पूरा कट गया तो कैसे सोल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48वां। अगर एक वृत्त की त्रिज्या में 75% की वृद्धि कर दी जाए, अगर एक वृत्त की त्रिज्या में कितने परसेंट की, 75% की वृद्धि हुई, तो इसकी परिधि में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो हम बात करें परिधि 75% की वृद्धि, तो टोटल पहले जैसे 100 थी उसकी परिधि, ठीक है, ये पहले थी परिधि, फिर वृद्धि हो गई, तो परिधि जो दूसरी परिधि हो गई बाद में वो कितनी हो गई, अच्छा त्रिज्या में वृद्धि हुई है, परिधि में पूछा है, तो त्रिज्या अपन पहले ले लेते हैं क्या, R1, और बाद में त्रिज्या हो गई R2, कितनी हो गई 75% की वृद्धि, तो 175। इसको सोल्व कर लेंगे, 25 × 100, 25 × 175, तो ये वृद्धि हो गई। अब परिधि का जो फार्मूला होता है क्या होता है, 2πr1, 2πr1, और ये 2πr2 हो जाएगी।
तो ये 2 पाई से 2 पाई तो कैंसिल हो जाएगी क्योंकि वृत्त की परिधि होती है 2 पाई, रेशियो में कट जाएगा, बचेगा R1 R2। तो ये भी वापस वो आ गया 4 7 परिधि में भी। तो यहाँ पे भी अगर हम वृद्धि देखें तो कितने की हो रही, 3 की, और इसको निकालेंगे 3/4 इंटू में 100, तो 4 दूना 8 4 5 20, 25 या 75% की वृद्धि हो जाएगी। तो इसका मतलब उसकी परिधि में भी कितने % की वृद्धि होगी, 75% की। ध्यान रखना जब त्रिज्या देके उसकी परिधि में अगर वृद्धि पूछे प्रतिशत वृद्धि, तो जो त्रिज्या में वृद्धि हुई है वही परिधि में होगी, क्योंकि ये सब बाकी कट जाता है 2 पाई से 2 पाई। उसकी त्रिज्या में जो वृद्धि होती है वही परिधि में होती है, जो त्रिज्या में वृद्धि होती है वही व्यास में वृद्धि होती है। पर क्षेत्रफल में बात अलग हो जाती है। अगर क्षेत्रफल में वृद्धि पूछते तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ता है, इसके बाद क्षेत्रफल, अगर हमसे क्वेश्चन पूछा होता है कि इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, तो उसके लिए इसका वर्ग करना पड़ता है। 4 का वर्ग 16, 7 का वर्ग 49। फिर यहाँ पे देखते कितने की वृद्धि हुई है और फिर इसको बटे में रख के इंटू में 100 करके उसको निकालते हैं। ठीक है, अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49वां, सेकंड लास्ट क्वेश्चन जो है, यदि साइन थीटा और कोस थीटा बराबर 1 है तो हमसे थीटा का मान पूछा है। तो मैंने पिछले टेस्ट में भी आपको एक टेबल लिखवाई थी। अब आपने साइन और कोस के अगर मान याद करें तो इसका मान सेम कब आएगा, साइन थीटा बटे में कोस थीटा बराबर 1 कब आएगा, जब थीटा ये क्या हो जाए। अगर हम थीटा के मान की बात करें यहाँ पे, अगर यहाँ पे क्या रख दे, दोनों का थीटा सेम रख दे 45, क्योंकि साइन 45 का मान भी 1/√2 होता है, कोस 45 का मान भी कितना होता है, 1/√2 होता है। तो यहाँ पे थीटा की जगह पे अगर हम क्या रखें 45 डिग्री, तो ये बन जाएगा साइन 45 और बटे में क्या बनेगा, कोस 45। और साइन 45 का मान भी 1/√2 होता है, कोस 45 का मान भी 1/√2 होता है। ये आपस में कट जाएगा, कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इसीलिए हम कह सकते हैं यहाँ पे, क्या कह सकते हैं कि जो थीटा का मान होगा यहाँ पे वो कितना होगा, 45 डिग्री। 45 डिग्री रखने पे 1 आ रहा है। और इनका मान जिनको नहीं याद है, साइन 45 का मान साइन 30 का, कोस 60 का क्या होता है, पिछली क्लास में ही मैंने इसके जो ली थी टेस्ट इसमें करवाया था सेट, उसमें कंप्लीट समझाया है। और ट्रिग्नोमेट्री का इस पे वीडियो डले हुए हैं, एक 10th वाला एक और इस पे चैनल है हमारा ACA लर्निंग नाम से, उस पे भी ट्रिग्नोमेट्री 10th क्लास की कंप्लीट डली है, उससे बाहर नहीं जाना है इसमें। और इस चैनल पे भी आपको ट्रिग्नोमेट्री के वीडियोस मिल जाएंगे, तो उनको आप देख सकते हैं, जिनसे बेसिक चीज़ें आप समझ पाओगे। लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक गोलार्ध घुमावदार सतह का क्षेत्र, मतलब एक अर्धगोले का हमें वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बताना है, उसका घुमावदार क्षेत्रफल। तो हम बात करें अगर गोले के आयतन की, तो गोला जो होता है एक पूर्ण गोला, एक तो गोला होता है इस तरह से जिसकी त्रिज्या होगी, और एक होता है अर्धगोला। तो गोलार्ध का मतलब अर्धगोले ही है, तो इसका तो आयतन होता है 4/3 पाई r क्यूब। इसका वक्र पृष्ठ होता है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई r स्क्वायर। और अर्धगोले के आयतन की अगर बात करें वॉल्यूम की, तो 2/3 पाई r क्यूब, इसका आधा कर दिया। और इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर पूछे वक्र पृष्ठ, ये सिर्फ ये घुमावदार पूछे, तो इसका आधा कर दो, कितना हो जाएगा, 2 पाई r स्क्वायर। और अगर इसका पूरे का संपूर्ण पृष्ठ का पूछे तो इसमें पाई r स्क्वायर और प्लस करना पड़ता है, तो 3 पाई r स्क्वायर आएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा, 2 पाई r स्क्वायर, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। तो ये आज की क्लास में हमारे टोटल कंप्लीट 50 क्वेश्चन हो चुके हैं।